गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका वर्गीकरण कैसे होता है, कितने प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, और फिर उसके बाद में अपन ने जो हाइड्रोकार्बन के कुछ प्रकार थे उनके बारे में चर्चा की थी। अपन ने कल चर्चा की थी कि आपके जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर आपके आता है एल्केन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है, उस एल्केन के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। दूसरा जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसके अंदर एक आता है एल्कीन और एक आता है एल्काइन। तो एल्केन की चर्चा अपन ने कल कर ली थी। आज अपन पढ़ेंगे एल्काइन के बारे में। एल्काइन क्या होता है इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो अपन पढ़ते हैं आज एल्काइन क्या होता है। देखो बच्चों, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाए जाते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन को अपन एल्काइन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन नोट करो यहाँ। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को अपन एल्काइन कहते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र होता है, इनके सामान्य सूत्र की अगर हम बात करें तो इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। CnH2n-2 इसका सामान्य सूत्र होता है, जहाँ पे n बराबर होता है 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश। अब यहाँ अपन n बराबर यदि 2 लेते हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो सूत्र है वो निकल के आता है जनरल फॉर्मूले से। उसको अपन देखते हैं। अपन Cn की जगह 2 लिख दिया, ये 2 × 2 -2। तो ये देखो यहाँ C2 ये हो गया 2 × 2 4 - 2 = हो गया आपके 2। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है ये आपके है एल्काइन का। इसका नाम होता है एथाइन, जिसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि इसका नाम एथाइन किस प्रकार से आया है। अभी केवल ध्यान रखना है आपको। अगर n बराबर अपन 4 ले लेते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर अपन देखें तो इसका जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, ये है CnH2n-2। अपन यहाँ n बराबर 4 लेते हैं तो यहाँ लिखते हैं 4, 2 × 4 - 2। तो ये क्या हो जाएगा C4H6। 4 × 2 = 8 - 2 = कितने हो जाएंगे 6। तो C4H6 जो होता है वो हो जाएगा आपके किसका सूत्र हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपके ब्यूटाइन। नाम के बारे में अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नाम अभी बताएंगे तब समझ में आ जाएगा कैसे आया है। केवल आपको अणुसूत्र क्या है, ये अणुसूत्र इसका हो गया और ये इसका हो गया। इसकी संरचना सूत्र बनाएंगे एथाइन का। तो संरचना सूत्र की अगर हम बात करें तो इसके संरचना सूत्र की बात करें एथाइन की, तो कार्बन की संख्या 2 है, तो पहले आप कार्बन लगा दीजिए एक कलबंध के साथ 2। अब एथाइन है, एथाइन का मतलब आपके जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध आएगा, तो ये त्रिबंध लगा देंगे। इसकी बैलेंसी बच गई 2। इस कार्बन की 1, 2, 3 पूरी हो गई, एक इधर बच रही है, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, और इधर एक और बच रही है, वहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दीजिए आप। इसी प्रकार इस ब्यूटाइन की भी आप क्या लिख सकते हो, संरचना सूत्र लिख सकते हो। कार्बन की संख्या 4 है तो आप 1, 2, 3, ये 4 होगी। अब आपको क्या करना है, इसकी बैलेंसी पूरी करने से पहले ध्यान रखना है ये ब्यूटाइन है, ऐसी स्थिति में एक इसके अंदर त्रिबंध आएगा। आप एक त्रिबंध लगा दीजिए, ये मैंने त्रिबंध लगा दिया। अब प्रत्येक कार्बन की आप बैलेंसी चेक कीजिए कि उसकी 4 बैलेंसी हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसकी देखें तो 1, 2, 3 पूरी हो रही है, इसकी एक बैलेंसी बाकी है।
इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 और 1 ये, मतलब इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो चुकी है 4। इस कार्बन की बात करें तो 1 और 2 बैलेंसी पूरी हो गई है और ये 2 और हो जाएंगी तो ये 4 बैलेंसी पूरी हो जाएगी। इस कार्बन की बात करें अपन तो एक कार्बन इधर, एक इधर बैलेंसी, एक बैलेंसी इधर, इस प्रकार इसकी बैलेंसी पूरी हो गई है। तो जो बैलेंसी बच रही है उसको संतुलित कर देंगे हाइड्रोजन से। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, और जो बैलेंसी है वहाँ पे हाइड्रोजन लिख देंगे। ये देखो जो हाइड्रोजन की संख्या आएगी वो 6 है और इस फॉर्मूले में भी हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। 1 2 3 4 5 और 6। यह आपके हो गया एल्काइल। इसके बाद अपन देखते हैं ये आपके जो आपके हाइड्रोकार्बन थे, हाइड्रोकार्बन में जो आपके अचक्रीय यौगिक थे वो कंप्लीट होते हैं। अब अपने जो चक्रीय यौगिक हैं, वलय युक्त यौगिक हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। उनके बारे में आपके ज़्यादा सिलेबस में कुछ है नहीं, ज़्यादातर चक्रीय यौगिकों के बारे में ही था। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उनके अपन केवल डेफिनेशन और उनका 1 या 2 एग्जाम्पल जो है उसको नोट कर लेंगे। कई बार डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली जाती है, बाकी अपन ज़्यादा विस्तार से चर्चा उसकी यहाँ करेंगे नहीं क्योंकि आपके वो सिलेबस में ज़्यादा है भी नहीं। तो अपन यहाँ जो दूसरे प्रकार के हाइड्रोकार्बन थे जिसे अपन बोलते थे संवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन, या इसको बोलते हैं वलय युक्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसको चक्रीय हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, लिख लो यहाँ, इसको चक्रीय हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन होंगे कौन से। तो यहाँ अपन बात करें कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें पहला और जो अंतिम कार्बन परमाणु होता है, किसी हाइड्रोकार्बन का जो पहला और अंतिम कार्बन परमाणु होता है वो क्या हो जाता है, यदि आपस में जुड़ जाता है और एक रिंग का निर्माण कर लेता है, एक सर्किल का निर्माण कर लेता है, एक वलय का निर्माण कर लेता है, तो ऐसे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उन हाइड्रोकार्बनों को अपन कौन से हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, चक्रीय हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं अपन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें श्रृंखला का पहला व अंतिम कार्बन जुड़कर एक वलय का निर्माण कर देता है, रिंग बना देता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन को अपन चक्रीय वलय युक्त या फिर संवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके बारे में अपन ने जब वर्गीकरण किया था तो पढ़ा था कि ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एलिसाइक्लिक और दूसरे जो होते हैं वो आते हैं आपके एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक के बारे में अपन चर्चा करें कि एलिसाइक्लिक होते क्या हैं। तो सामान्यतः एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनको जलाने पर ये बिना धुएं के जलते हैं, धुआं उत्पन्न नहीं होती है और बिना धुएं के ये ज्वाला के साथ जलते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन सामान्यतः आपके कहलाते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये केवल रिंग में पाए जाते हैं, बाकी एल्केन के समान ही होते हैं। तो इसकी अपन जो डेफिनेशन है उसको नोट कर लेते हैं एक बार। इसकी डेफिनेशन होगी ऐसे हाइड्रोकार्बन जो जलाने पर बिना धुएं के ज्वाला के साथ जलते हैं, आपके कौन से हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं।
इनको जलाने पे ये धुएं के बिना जलेंगे और ज्वाला प्रदान करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ऐसे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सामान्यतः एकल बंध वाले होते हैं। सामान्यतः सभी जो वलय होते हैं उस वलय में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध ही पाया जाता है। ये एल्केन के समान होते हैं, कहने का मतलब, लेकिन इनका जो अणुसूत्र होता है वो एल्कीन के समान होता है। तो इनका सामान्य सूत्र अगर आप नोट करें तो इनका सामान्य सूत्र होता है वो एल्कीन के समान होता है, CnH2n। ठीक है बच्चों। अब अपन बात करें यहाँ कि इसके एक यौगिक की बात कर लेते हैं, केवल एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं। तो आपके हैं ये कार्बन है, ये रिंग में बन गया है, ये जो कार्बन है वो रिंग में बन गया है। अब इसकी जो संयोजकता है वो हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं। ये दो भी हो गई इधर, और प्रत्येक के पास हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 हो जाएगी। ये जो है इसका नाम है इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन है। एलिसाइक्लिक यौगिक वे होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जो जलाने पर बिना धुएं के ज्वाला के साथ जलते हैं। इनका सामान्य सूत्र ये होता है, इसका जो उदाहरण है ये साइक्लोहेक्सेन आपके है। दूसरी बात करें अपन यहाँ तो आपके जो दूसरा है वो है आपके एरोमेटिक यौगिक। दूसरा वाला कौन सा है? एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं इसको। एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है उसकी बात अगर हम करें तो यहाँ देखते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होंगे जिसको जलाने पर ये धुएं के साथ जलते हैं। इनको जलाने पर ये धुएं के साथ जलते हैं, ज्वाला प्रदान करते हैं, लेकिन ये साथ में धुआं भी देते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो जलाने पर धुएं के साथ जलते हैं। जो जलाने पर कैसे जलते हैं? धुएं के साथ जलते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन को अपन क्या बोलते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन को अपन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एक उदाहरण है आपके पास बेंजीन। जो बेंजीन होती है उसका उदाहरण है। सामान्यतः एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो मुख्य घटक होता है वो बेंजीन वाले ही होती है। बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है वो C6H6 होता है। इसके संरचना सूत्र की अगर हम बात करें तो ये कार्बन है, 6 कार्बन होंगे उसमें। 6 को आप एक बार एकल बंध से जोड़ दीजिए और फिर आप क्या करें, 6 को मैंने एकल बंध से जोड़ दिया है। अब आप क्या करेंगे कि जैसे मैंने यहाँ द्विबंध लगा दिया, इस कार्बन कार्बन के मध्य यहाँ द्विबंध है। अब अगले वाले बंध को छोड़ के फिर अगले वाले को द्विबंध लगा दीजिए, फिर अगले वाले को छोड़ के अगले वाले के द्विबंध लगा दीजिए। कहने का मतलब एक बंध छोड़ के एक बंध में इसका द्विबंध होता है और एक कैसा होता है? एकल बंध युक्त होता है। अब इसकी जो अपन संयोजकता को पूरी करें हैं तो हाइड्रोजन की प्रत्येक जगह पे प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और इस प्रकार इसकी जो बैलेंसी होती है वो पूरी हो जाती है। ये बेंजीन की संरचना सूत्र है। साधारण रूप से बेंजीन को अपन इस प्रकार से भी लिखते हैं कि केवल ये षटकोणीय एक संरचना बनाते हैं, और उस षटकोणीय संरचना के बीच में अपन क्या करते हैं? षटकोणीय जो संरचना बनती है उस षटकोणीय संरचना के बीच में अपने को केवल एक गोला बनाना है। ठीक है, ये बेंजीन का साधारण सूत्र है। साधारण रूप से इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं बेंजीन को। आपके 7 श्रृंखला युक्त जो हाइड्रोकार्बन थे उसके 2 प्रकार हैं, एलिसाइक्लिक है और एक है एरोमेटिक है। एलिसाइक्लिक और जो एरोमेटिक हैं उसके बारे में अपन ने यहाँ चर्चा कर ली है। ये वलययुक्त यौगिक होते हैं। एलिसाइक्लिक एल्केन के समान होता है, केवल रिंग में पाए जाते हैं ये, और इसमें बेंजीन वलय पाई जाती है। ये धुएं के साथ जलते हैं, ये बिना धुएं के जलते हैं। यह आपके जो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण है वो कंप्लीट होता है। इसी के साथ अपन कुछ क्वेश्चंस है वो देखते हैं। कल एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि सर संरचना सूत्र बनाना नहीं आता है, अणुसूत्र तो पता है,
अपन यहाँ ध्यान रखने की बात है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन, फिर उसके बाद अगला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, जो अणुसूत्र हैं और जो संरचना सूत्र हैं, यहाँ हम केवल और केवल कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिकों में भी केवल एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की ही बात कर रहे हैं। बाकी जो यौगिक हैं जो अकार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में आते हैं या अन्य भी जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके बारे में अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके सिलेबस में अभी है नहीं। हाँ, जो आपके एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है उसके अणुसूत्र और संरचना सूत्र के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं अपन। उसकी चर्चा करने से पहले अपन थोड़ा सा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की जो बेसिक जानकारी है वो ले लेते हैं। देखो, कल अपन ने पढ़ा और आज जो पढ़ा है उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो एल्केन होते हैं, फिर आपके होती है एल्कीन और फिर आता है आपका एल्काइन। ये तीन अपन ने पढ़ा है। वहाँ पे जो प्रकार है उसको छोड़िए, आप जनरली यहाँ देखिए। एल्केन क्या होता है, अपन इसको अगर नोट करें तो एल्केन वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। एल्कीन वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। और एल्काइन क्या होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। अब अपन इनके सामान्य सूत्रों को एक बार नोट करते हैं। तो इनका सामान्य सूत्र जो होता है, इनका सामान्य सूत्र होता है, इसका होता है CnH2n+2। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। ये इनके सामान्य सूत्र हो गए। अब हम बात करें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इसके जो अणुसूत्र बनेंगे उनके अणुसूत्रों को देख के या आप जनरली अणुसूत्र किस प्रकार से बना सकते हैं, इसके फॉर्मूले से एक बार आप देखो कि इसमें जो कार्बन की जितनी संख्या होगी एक एक में लिख के बता देता हूँ। यदि n बराबर अपन लेते हैं 2, n बराबर 2 लेने की स्थिति में इसका जो अणुसूत्र बनता है उसको एक बार नोट करते हैं। तो यहाँ n बराबर 2 लेने पर ये इसका अणुसूत्र बनेगा, यहाँ 2, ये 2, 2 4 और 2 + 6 हो जाएंगे, मतलब C2H6 होगा इसका। और इधर जो फॉर्मूला निकालेंगे अपन वो निकल के आएगा आपके C2H4, क्योंकि 2 ये है, 2 ये है, 2 2 4, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई है। यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ कार्बन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 2 × 2 - 2, तो 4 - 2 कितने हो जाएंगे, 2। ये हो गया n बराबर 2 की स्थिति के अंदर अणुसूत्र। चलो एक और लिख के देखते हैं अपन एक बार। n बराबर लेते हैं आपकी बार 4। ऐसी स्थिति में जो फॉर्मूला है इसका बनेगा C4H10। इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो होगा C4H8 और इसका निकल के आएगा C4H6। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या है कि एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि आप देखिए इधर जो कार्बन की संख्या है उसके कार्बन की संख्या का दुगने में यदि आप 2 जोड़ते हैं तो एल्केन के हाइड्रोजन की संख्या निकल के आती है। एल्केन में क्या होता है कि उपस्थित कार्बन की संख्या को दुगना करके उसमें 2 जोड़ दोगे तो हाइड्रोजन की संख्या निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार एल्कीन में देखो आप, यदि केवल आप जो कार्बन की संख्या है उसको दुगना करते ही हाइड्रोजन की संख्या आ रही है, 2 दूनी 4। और इधर देखो आप, अगर हम एल्काइन की बात करें तो यहाँ पे केवल आपको क्या करना है, दुगने में से 2 घटाने हैं। ये केवल यहाँ पे क्या करना है आपको, कार्बन की संख्या ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात करने के लिए कार्बन की जो संख्या है उसको दुगने में 2 जोड़ने हैं। यहाँ केवल दुगना करना है और यहाँ दुगने में से 2 घटाने हैं। इसको देखते ही आप किसी भी जो कार्बन संख्या वाले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है उसके अणुसूत्र डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए यहाँ कि एल्केन के अंदर क्या होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ कि जब एल्केन होगा तो एल्केन के अणुसूत्र लिखने के लिए आपको क्या करना है कि कार्बन की संख्या के दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। एल्केन में क्या होंगे, जो हाइड्रोजन की संख्या होगी वो कार्बन के संख्या के दुगने से 2 ज़्यादा होगी। और ये एल्कीन की बात अगर हम करें तो यहाँ पे कार्बन की संख्या
कार्बन की संख्या के दुगने हाइड्रोजन होंगे। और एल्काइन की बात करें साथ में अपन, तो एल्काइन में क्या होगा कि जो कार्बन है उस कार्बन की संख्या के दुगने से दो कम हाइड्रोजन होंगे। अब अगर मैं यह हाल बोलूं कि आपको n बराबर 6 लेना है, n बराबर 6 लेना है, कहने का मतलब कार्बन की संख्या 6 लेनी है। ऐसी स्थिति में आप एल्केन, एल्किन और एल्काइन का फॉर्मूला लिखिए। तो आपको कुछ नहीं करना है। एल्केन की बात करें तो एल्केन की स्थिति में आपको क्या करना है, ये लाइन पढ़िए एक बार। कार्बन की संख्या के दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, तो आपको कार्बन के लगा देना है 6 नीचे, और कार्बन की संख्या के दुगने में 2, मतलब 6 × 2 बराबर 12, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 14। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे आपको 14 कर देनी है। इसी स्थिति में एल्काइन, एल्किन का जो फॉर्मूला निकालना है अपने को, तो एल्किन के फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे, एल्किन के फॉर्मूले के लिए ऊपर देखो, कार्बन की संख्या के दुगने हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ C6 और H कितने हो जाएंगे दुगने, 6 दूनों 12। तो ये इसका फॉर्मूला निकल के आएगा एल्किन का, जब N की वैल्यू कितनी होगी 6। और एल्काइन का अगर हम फॉर्मूला निकालें इसी प्रकार से, जब कार्बन की संख्या 6 हो, तो आपको क्या करना है, कार्बन की संख्या के दुगने से 2 कम कर देना है हाइड्रोजन की संख्या। तो 6 दूनों 12, 12 में से 2 निकाल दिया तो कितने बच गए 10। तो ये तीनों फॉर्मूले निकल के आगे n बराबर 6 होने की स्थिति में एल्केन जो होगा उसका फॉर्मूला ये होगा, एल्किन का ये होगा और एल्काइन का ये होगा। इस प्रकार से आप किसी भी जो संख्या है कार्बन की उसके आधार पर एल्केन, एल्किन और एल्काइन के फॉर्मूले निकाल सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि इनकी संरचना सूत्र कैसे बनाएं, उसके बारे में अपन थोड़ा सा बात करें। तो आपको सबसे पहले देख के ये पहचानना है कि ये एल्केन है, एल्किन है या एल्काइन है। एल्केन, एल्किन और एल्काइन के पहचानने का तरीका है उनके कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या का जो एक रिलेशन है, उस रिलेशन के आधार पर पहचानना है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ कि एक है C5H10। अब आप कार्बन और हाइड्रोजन में रिलेशन देखो, कार्बन से दुगने हाइड्रोजन है, यहाँ 5 दूनी 10 है। तो दुगने कब होंगे, दुगने कौन से स्थिति में होते हैं, एल्केन में होते हैं या एल्किन में होते हैं या एल्काइन में होते हैं। तो अपन देखते हैं कि एल्किन में ही कार्बन की संख्या के दुगने हाइड्रोजन होते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, ये है आपके एल्किन। अब जब आपको पता लग गया कि ये क्या है, एल्किन है, तो आपको ये भी पता है कि एल्किन के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है एक। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि 5 कार्बन बनाने हैं। ये हो गया आपके 5 कार्बन, और 5 कार्बन की स्थिति के अंदर आपको एक जगह पर द्विबंध लगाना है। एक जगह पे आपको द्विबंध लगाना है, यहाँ पे कहीं पे भी द्विबंध लगा दीजिए। वैसे जनरल फॉर्मूले में कहीं पे भी नहीं लगा सकते हैं, वो आपको बताएगा कि किस जगह आपको द्विबंध लगाने हैं। इस हिसाब से यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे द्विबंध लगा देते हैं। अब इसकी जो संयोजकता है कार्बन की वो 4 पूरी करनी है। अब 4 पूरी करने के लिए आपको क्या करना है कि इसकी कार्बन की संयोजकता है आपके 2, और इधर आपके 2 पूरी कर दो, इसकी 3 हो गई, इसकी 1 पूरी कर दो, इनकी 2 हो जाएंगी और इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। अब इस हिसाब से आप देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन आप लगा दीजिए प्रत्येक जगह। तो इस प्रकार से इसका जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है, संरचना सूत्र है, इस फॉर्मूले से वो एल्किन ये बन गया है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके नोट करें, फिर अपन 2-3 और एग्जाम्पल करते हैं और उसके द्वारा अपन अणुसूत्र और संरचना सूत्र को पहचानने की कोशिश करेंगे। ये नोट कर लीजिए और ये कर लीजिए। उसके बाद ये ज़्यादा ध्यान रखना कि एल्केन, एल्केन और एल्काइन के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन में जो रिलेशन है वो एल्केन में कार्बन की संख्या के दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, एल्किन में दुगने हाइड्रोजन होंगे और एल्काइन में दुगने से 2 कम हाइड्रोजन होंगे। अब 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन, फिर उसके बाद आपके जो ये अणुसूत्र को पहचानने का जो तरीका है वो आप समझ जाएंगे कि यह अणुसूत्र एल्केन का है, एल्किन का है या एल्काइन का है। मैं यहाँ 1-2 अणुसूत्र लिख रहा हूँ, आपको पहचानना है
और C3H8 C5H10 ये हो गया था, ये 12 कर देता है। C4H6 और एक और लिख लेते हैं अपन C6H12। कार्बन हाइड्रोजन की स्थिति देखते हैं अपन। कार्बन 3 है, हाइड्रोजन है 8। यहाँ 3 दूनी 6 में 2 जोड़े तो 8 होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके हैं एल्केन। नाम की बात अपन नहीं करेंगे, नाम अभी पढ़ेंगे अगली क्लास में, तब देखेंगे कि इसका नाम होगा क्या। आप केवल एल्केन ध्यान रखो, ये क्या है एल्केन। एल्केन जब ये है इसको पहचानो आप, ये क्या होगा 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 आएंगे। कहने का मतलब दुगने से 2 ज़्यादा है, तो ये भी आपके क्या है एल्केन है। इधर आप देखें तो ये निकल के आता है कि 4 दूनी 8 और 8 में से आपके क्या है 6 है। ये कहने का मतलब 2 कम है। 2 कम होने का मतलब है ये आपके एल्काइन है। और इधर देखें तो 6 दूनी 12 मतलब दुगना है। दुगना होता है एल्कीन में, तो ये आपके क्या है एल्कीन है। तो आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को आप इस प्रकार से पहचान सकते हैं। अब आप इसके अनुसूत्रों की बात करें, ये अनुसूत्र हैं। संरचना सूत्र की बात करें अपन, तो केवल अपन इनके संरचना सूत्र ही पढ़ेंगे अपन। अकार्बनिक यौगिकों की जैसे आप बोलो सर H2SO4 का क्या होगा, HNO3 का क्या होगा, तो ये इनके अपन जो अकार्बनिक यौगिक हैं इनके संरचना सूत्र की बात अपन नहीं करेंगे आज, क्योंकि सिलेबस में नहीं है अपने, केवल यही है, इसलिए अपन इन्हीं की संरचना सूत्र की बात करेंगे। कल किसी का कमेंट आया था यही, तो इसकी बात अपन यहाँ नहीं करेंगे, अपन केवल इन्हीं की बात करेंगे। तो एल्केन की जो है, ये एल्केन के लिए आपको क्या करना है, कार्बन 3 है तो आप 3 कार्बन लिख लो, सीधी सी बात है, 3 हो गए। अब आपको क्या करना है, एल्केन है, एल्केन की स्थिति में सब में एकल बंध होगा, और एकल बंध होगा, बच गई जो बैलेंसी उसको आपको हाइड्रोजन से संतुलित करना है, और जितनी बच गई वो हाइड्रोजन से संतुलित कर देना है। आपको पता है कि जो कार्बन की संयोजकता होती है वो 4 होती है, तो इसकी जगह संयोजकता 1 पूरी हो रही है, इसकी जो और 3 खाली है तो 3 लगा देते हैं अपन यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके भी 3 लगा देंगे। तो इस प्रकार से इसका जो संरचना सूत्र है ये निकल के आएगा आपके। इसकी बात करें अपन ये नीचे वाले की, तो ये भी एल्केन है, एल्केन है, कार्बन है 5 है, तो पहले 5 कार्बन लिख लो, 5 में एकल बंध बना दो, और अब जितनी भी बच गई उसको किससे पूरी कर दो आप संयोजकता को, हाइड्रोजन से। तो आप देखोगे प्रत्येक जो कार्बन है उसकी संयोजकता 4 हो चुकी है, और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ, और ये जो हाइड्रोजन की संख्या है वो 12 हो गई है, आप इसको काउंट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें इसके बारे में, तो 4 है कार्बन की संख्या, तो आप 4 कार्बन लगा दो एकल बंध के साथ। अब ये एल्काइन है, दुगने से 2 कम है, एल्काइन का मतलब त्रिबंध होगा एक। अब एक त्रिबंध आप अभी तो यहाँ पे कहीं पे भी लगा दो, बाकी जब स्पेशल नाम दिया होता है तो स्थिति पे लगाना पड़ता है कि वो दूसरे कार्बन पे त्रिबंध लगाना है या तीसरे कार्बन पे। अभी आप कहीं पे भी लगा के देख लो, तो अपन पहले वाले पे 3 लगा देते हैं, तो ये अपन ने त्रिबंध लगा दिया है 1। अब इसकी जो संयोजकता बच गई उसको संतुलित करना है, वो हाइड्रोजन से करनी है। इसके आप देखो 3 हो गई हैं पूरी, तो 1 यहाँ, इसकी चारों संयोजकताएं पूरी हैं, इसकी 2 बच रही है और इसकी 3 बच रही है, वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो आप, ये इसका संरचना सूत्र बन जाएगा। और लास्ट वाली की अगर हम बात करें तो कार्बन की संख्या है 6, तो आप 6 कार्बन बना लीजिए। सबसे पहले एकल बंध लगा दीजिए 6 में। अब आप देखो एल्कीन है, एल्कीन होने की स्थिति के अंदर क्या है, द्विबंध होगा, द्विबंध आप शुरू में ही लगा दीजिए यहाँ पे। अब आप बच गई वो बैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दीजिए, इसके 2 बैलेंसी पूरी हो गई है, 1 2 3 और 4 कंप्लीट। इसके 3 हो गई है, 1 2 और ये 3, 1 आपको लगानी है। इसके 2 पूरी है, ये 2 लगा दीजिए, बाकी सब के ऐसे ही 2 हैं। लास्ट वाले के 3 लगेगी, बच गई, वहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। यह आपकी जो संरचना सूत्र है वो हो गया है किसका, एल्कीन का। तो इस प्रकार से आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को पहचान के उसके संरचना सूत्र लिख सकते हैं। यहाँ मैं 2-3 लिख रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस कर लेना आप घर पे कि ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। यहाँ मैं जो नोट कर रहा हूँ इसके पहले पहचानना कि ये एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है, उसके बाद उसके संरचना सूत्र बनाना है आपको। ये है
ये 5 एग्जाम्पल हैं, इनको आपको पहचानना है कि ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। फिर आप इस प्रकार से उसका संरचना सूत्र बनाइए। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो वीडियो के लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, कल इसको जो भी प्रॉब्लम होगी वो और बता देंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।